नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। ये लेख मैंने बहुत वर्ष पहले लिखा था। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था और उनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद 6 वर्ष बीत चुके थे, तब मैंने ये लेख लिखा था। मेरे लेख का शीर्षक है वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था। कांग्रेस पार्टी पिछले 6 सालों से सत्ता से दूर रही थी। जब भाजपा का शासन था तो कांग्रेस के नेता बड़े मायूस हो गए थे, क्योंकि भाजपा बहुत तेजी से विकास की योजनाओं की घोषणा कर रही थी। कुछ योजनाओं को भाजपा ने सफलतापूर्वक लागू भी किया था, पर ज़्यादातर योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित थी। भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों जारी था। भारतीय समाज परम जातिवादी समाज था। सिर्फ दीर्घकालीन सफल विकास ही जातिवाद को नष्ट कर सकता है, पर भाजपा ने ज़्यादातर विकास सिर्फ कागजों तक ही किया था। ये सब घटनाएं और परिस्थितियां तब की हैं जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था। इस बात को काफ़ी वर्ष हो चुके हैं। इसका नतीजा ये निकला, जनता की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जनता परम विकृति में डूबी रही। 4 राज्यों में जीत से उत्साहित होकर भाजपा समय से पहले ही चुनाव में कूद पड़ी। फिर चुनाव में भाजपा मिट्टी मिल गई। उस वक्त भारत की प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह की थी कि कोई भी योजना, चाहे वह कितनी भी जन कल्याणकारी हो, सफल नहीं हो सकती थी। हमारा प्रशासन परम भ्रष्ट बन चुका था। ये भ्रष्ट प्रशासन किसी भी योजना को सफल नहीं होने देता था। वह भ्रष्ट प्रशासन किसी भी योजना को सफल नहीं होने देता था। हमारा संविधान भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकता था। हमारा संविधान पूर्ण रूप से असफल हो चुका था। उस समय जिस तरह के नेता राजनीति में सक्रिय थे, तो उन्होंने संविधान को नहीं बदला। भारत की जनता इस कदर जातिवादी थी कि उसे जातिवाद के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था। इस तरह हम देख सकते हैं कि जनता और नेता दोनों ही संविधान को बदलने में रुचि नहीं रखते थे। फिर ये व्यवस्था बदली कैसे? इस व्यवस्था को समय बदलेगा। समय कई तरह की चेतना को विकसित करेगा। पहली चेतना समय शिक्षा के माध्यम से जागृत करेगा। शिक्षा समाज को हर दृष्टि से उन्नत करती है। शिक्षा से हर तरह की विकृति नष्ट हो जाती है। शिक्षित समाज में कई तरह की चेतना होती है। शिक्षा से जागरूकता, साहस, एकता, भाईचारा, प्रगतिशीलता, निर्भीकता की उत्पत्ति होती है। ये समस्त भावनाएं समाज को परिवर्तन के लिए प्रेरित कर देंगी। तब ये परिवर्तन भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक नष्ट कर देगा। एक और नवीन चेतना हमारे समाज में हाल के दिनों में विकसित हुई है। वह चेतना है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की चेतना। जिस तरह से न्यूज़ चैनलों का तेजी से विकास हो रहा है और न्यूज़ चैनलों के संवाददाता देश के हर गांव से जुड़ते चले जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में जनता को बहुत फायदा होगा। वैसे हमारे देश में बहुत से धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक और वैज्ञानिक आंदोलन भी चल रहे हैं। ये सारे आंदोलन समाज की चेतना को विकसित करेंगे। उस समय कांग्रेस का शासन था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ, तो उसके बाद कांग्रेस का शासन आया था। तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। तो उसी समय का, उसी घटना का और उसी परिस्थिति का मैं इस लेख में उल्लेख कर रहा हूँ। अभी तक कांग्रेस ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे यह पता चले कि ये सरकार अन्य सरकारों से भिन्न है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार कोई उल्लेखनीय कार्य कर पाएगी, क्योंकि सरकार ने भी भ्रष्टाचार को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया है। उस सरकार ने भी भ्रष्टाचार को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया था। जब तक हमारा वर्तमान संविधान लागू रहेगा, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है।
हमारे इस वर्तमान संविधान में बहुत सी कमियां हैं। इस सरकार को संविधान संशोधन करने में कोई रुचि नहीं है। अभी भी हमारी सरकार को संविधान में संशोधन करना चाहिए। हमारे संविधान में बहुत सी कमियां हैं। ये सरकार कितनी भी योजनाएं बना लें लेकिन ये सारी योजनाएं व्यवहारिकता के धरातल पर आते ही निरर्थक हो जाएंगी। उस व्यवस्था में माफिया लोग हर क्षेत्र में छाए हुए थे। पिछले 40 सालों के शासन में कांग्रेस ने गुंडागर्दी को खूब बढ़ावा दिया था। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता गुंडों के सरदार बन गए थे। इसी गुंडागर्दी की वजह से बम्बई और अन्य शहरों में माफियाओं की व्यवस्था ने जन्म लिया था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, हाजी मस्तान आदि माफिया कांग्रेस की पैदावार थे। आज भी ज़्यादातर नेताओं ने सैकड़ों गुंडों को पाला हुआ है। कुछ पार्टियों में तो गुंडों की इतनी ज़्यादा भरमार हो गई है कि इन पार्टियों में गुंडों के अलावा और कोई शरीफ आदमी है ही नहीं। लालू प्रसाद, मुलायम सिंह की पार्टी में सबसे ज़्यादा गुंडे भरे पड़े हैं। ये दोनों ही नेता जाति की राजनीति करते हैं। भारत के ज़्यादातर लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। भारत की ज़्यादातर जातियाँ बहुत पिछड़ी हुई हैं। जो समाज राजनीतिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ होता है वहाँ पर बहुत सारी कमियाँ, बहुत सारी बुराइयाँ आ जाती हैं। धीरे धीरे पिछड़ी जाति के लोग राजनीतिक दृष्टि से जागरूक होते गए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब पिछड़ी जाति के नेताओं ने कांग्रेस की सारी चालें सीख ली और उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। पिछड़े नेताओं ने सुशासन को महत्व नहीं दिया था। उन्हें लगता था कि जातिवाद के दम पर वो अनंत काल तक सत्ता से चिपके रहेंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं था। जाति की राजनीति ज़्यादा दिन तो जिंदा नहीं रहेगी। सुशासन का महत्व जनता समझ रही थी। इन दोनों पिछड़े नेताओं की वजह से बहुत से पिछड़े जाति के लोग विधायक और सांसद बन गए थे, पर ज़्यादातर पिछड़े नेताओं का अपराधीकरण हो चुका था। उस वक्त जिस तरह की राजनीति चल रही थी, उस राजनीति में सिर्फ अपराधी ही सफल हो सकते थे। ज़्यादातर पिछड़े नेताओं ने प्रगतिशील विचारों में कोई रुचि नहीं ली थी, क्योंकि वो समझते थे जातिवाद की राजनीति से वो वर्षों तक जनता पर शासन करते रहेंगे। इन दोनों ही पिछड़े नेताओं ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी थी। इनकी पार्टी के ज़्यादातर विधायक और सांसद देशद्रोही लोगों से मिले हुए थे। इन दोनों पिछड़े नेताओं ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठताओं को उजागर करने का कोई प्रयास नहीं किया था। इन दोनों पिछड़े नेताओं ने भ्रष्टाचार को नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया था। इन दोनों नेताओं ने कृषि, स्वास्थ्य, जनता की सुरक्षा, सुशासन, शिक्षा, रोजगार और उद्योग को विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया था। इन दोनों ही पिछड़े नेताओं ने अपने अपने प्रदेशों को परम नरक में परिवर्तित कर दिया था। इस तरह से हमारे यहाँ कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे तेलुगु देशम, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम आदि। ये सारी राजनीतिक पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं। इन पार्टियों ने भी अपने अपने प्रदेशों को परम नरक में परिवर्तित कर दिया था। जैसा समाज होता है वैसी ही राजनीति होती है। इस तरह के विचार सुविधाभोगी लोग फैलाते हैं। ऐसे ही विचार अगर मार्क्स, लेनिन और माओ सिंह तुम सोचते तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था, पर सुविधाभोगी लोग हमेशा ऐसे विचारों को फैलाते हैं जिससे उनके सुविधा भोग में वृद्धि होती रहे। साहित्य में भी परम भ्रष्टाचार मचा हुआ था और मचा हुआ है। ज़्यादातर साहित्य अकादमियाँ साहित्य का विकास कम करती हैं, पर साहित्य का विनाश ज़्यादा करती हैं। ज़्यादातर साहित्यकारों ने अपने अपने राजनीतिक गॉडफादर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नई सरकार आती है वैसे ही साहित्य अकादमियों का सारा ताना बाना बदल जाता है। साहित्य अकादमियों में इतनी घटिया राजनीति होती है कि
कि वहाँ पर साहित्य का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। किस साहित्य की रचनाएं पाठ्यक्रम में जाएंगी, किस साहित्यकार को कौन सा पुरस्कार मिलेगा, किस साहित्य को विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, इसका निर्णय साहित्यकारों का माफिया वर्ग ही करता है। हमारे देश में बहुत से दुष्ट साहित्यिक माफिया हैं जो साहित्य की सारी विकृत राजनीति का नेतृत्व करते हैं। ये लोग किसी भी साहित्यकार को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये लोग अपने आसपास साहित्यकारों का ऐसा समूह तैयार कर लेते हैं जो सिर्फ साहित्य के विनाश के अलावा और कुछ नहीं करता है। राजेंद्र यादव भी एक ऐसे ही विकृत मानसिकता के साहित्यकार थे जो ऊपर से तो संत बने रहते थे पर अंदर ही अंदर माफिया जैसा व्यवहार करते थे। इस तरह से हम ये देख सकते हैं उस वक्त साहित्य का संपूर्ण वातावरण ही परम विकृति में डूबा हुआ था। कोई भी समर्पित साहित्यकार अगर श्रेष्ठ रचना लिखेगा तो साहित्य के माफिया उसे छपने नहीं देते थे। साहित्य के माफिया को राजनीतिक उत्पन्न करते थे। इस तरह से इन दिनों एक दलित साहित्य का आंदोलन चल रहा है। श्रेष्ठ साहित्य जातिवाद से ऊपर होता है। श्रेष्ठ साहित्य में सबके हित की बात होती है। दलित साहित्य सिर्फ हुड़दंगबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। कला के क्षेत्र में भी परम भ्रष्टाचार है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय एक परम भ्रष्ट संस्था है। राष्ट्रीय कला अकादमियाँ भी एक परम भ्रष्ट संस्था है। दिल्ली जैसे महानगर में तो सिर्फ बहुत कम ही लोग हैं जो नियमित रूप से आर्ट गैलरियों में जाते हैं। दिल्ली में ही 99.9% लोग अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी आर्ट गैलरियों में नहीं जाते हैं। इस तथ्य से हम ये जान सकते हैं कि हमारा समाज कला के प्रति कितना उदासीन था और है। समाज जितना पिछड़ा होता है वह समाज कला के प्रति उतना ही उदासीन होता है। यूरोप में 80% से ज़्यादा लोग और विकसित देशों में भी 80% से ज़्यादा लोग प्रतिदिन या नियमित रूप से आर्ट गैलरियों में जाते हैं। हमारा समाज साहित्य के प्रति उदासीन है। 0.1% लोग भी शेष साहित्य को नहीं पढ़ते हैं। जिस जनता के दुख दर्द की बातें साहित्यकार करता है वही जनता उस साहित्य को नहीं पढ़ती है। जनता 100 रुपये खर्च करके शराब पी लेगी पर 100 रुपये खर्च करके एक साहित्यिक पत्रिका नहीं खरीदेगी। हमारी सरकार ने विज्ञान की भी दुर्गति करके रख दी थी। कोई भी वैज्ञानिक भारत में रहकर उच्च कोटि का अनुसंधान नहीं कर सकता था। हमारे देश के वैज्ञानिक विदेशों में जाकर उच्च कोटि का अनुसंधान कर रहे थे पर अपने ही देश में रहकर वही कार्य नहीं कर रहे थे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह हमारा समाज और सरकार कला, साहित्य और विज्ञान के प्रति उदासीन थी। पर 2014 के बाद भारत की संपूर्ण परिस्थितियां और घटनाएं और दृष्टिकोण बदल गया है। सरकार का भी दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया है। माफियाओं और अपराधियों के प्रति सरकार ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। बहुत से अपराधी और माफिया मारे गए हैं। बहुत से अपराधी और माफिया जेल में बंद हैं। विज्ञान, साहित्य, कला और संगीत का बहुत ही श्रेष्ठतम तरीके से विकास हो रहा है। कुछ ही दिनों में हमारा देश एक विकसित देश बन जाएगा। तब हर आदमी सुखी होगा। आओ हम अपने देश को एक विकसित देश बनाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।